बहुत अच्छा पॉइंट है एच वाले केस में, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात करें तो इसमें भी बाइफर्केशन सेम किया है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। और अगर एच रेसिडेंट है तो इसमें भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का क्राइटेरिया है, जबकि वैसे तो इंडिविजुअल में होता है, पर एच को भी यहाँ पे एक इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, तो इसमें भी ये बाइफर्केशन यहाँ पे हो रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट। इसमें बोला है प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। आपका जो एच का बिजनेस है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से या इंडिया के बाहर से? मतलब बिजनेस डिसीजन कहाँ से लिए जाते हैं, हेड ऑफिस कहाँ बना रखा है, जो डिसीजन मेकर्स है वो कहाँ पे रहते हैं यूजुअली, उस पर देखा जाएगा। अगर 1% भी कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, 1% भी, तो आपका एच रेसिडेंट हो गया। और अगर पूरा 100% मैनेजमेंट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग इंडिया के बाहर से हो रहा है तो होगा नॉन रेसिडेंट। तो मेजोरिटी चांसेस क्या है, रेसिडेंट में आएगा कि जो भी इंडिया में एच चला रहा है, कभी तो इंडिया आता होगा, कभी तो डिसीजन यहाँ बैठ के लेता होगा, कोई तो उसका बिजनेस प्रीमाइसिस होगी, तो मोस्टली वो रेसिडेंट में ही आने वाला है। ये 99.9% तो कंफर्म। वैसा नॉन रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। उसमें ऐसा है कि आप 1% भी बिजनेस इंडिया से ऑपरेट नहीं कर रहे, सारा स्ट्रेटेजी मेकिंग डिसीजन मेकिंग इंडिया के बाहर से हो रहा है। हो सकता है आपका फैक्ट्री और वो सब इंडिया में हो, बट डिसीजन यहाँ से नहीं ले रहे। ये बहुत टफ है, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाएगा। ये जो इंडिया में सेटअप करके बैठा है वो कभी इंडिया आता ही नहीं है, और सारा डिसीजन फॉरेन कंट्री बैठ के ले रहा है, एक दिन भी इंडिया नहीं आता, कुछ भी यहाँ से बिजनेस का डिसीजन नहीं लेता। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो मोस्टली तो यहीं पे कवर होगा। अब जो ये वाला क्राइटेरिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कैसे डिसाइड करें, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, एच का बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। 1% भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। बट ये जो क्राइटेरिया है कि एच ऑर्डिनरी होगा या नॉन ऑर्डिनरी होगा, उसके लिए जो रेफरेंस का पर्सन है वो है कर्ता ऑफ द एच। आपको पता है ये क्या होता है, हेड ऑफ द एच या फिर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द एच, जिसको अपने कर्ता या मैनेजर बोलते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे किस तरफ जाने वाले हैं। अब कैसे डिपेंड करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा अपने एच को ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी बनाने के लिए, वो ध्यान से समझना। इन्होंने ऐसा बोला है कि कर्ता को सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6 जो है अभी हम जो देख रहे थे, उसकी वो जो 2 एडिशनल कंडीशंस नहीं थी, ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ी, सिर्फ ये 2 एडिशनल कंडीशंस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कर्ता का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है, आंसर इज नो। मैं बोल रहा हूँ कि कर्ता को सब सेक्शन 6 वाली जो 2 एडिशनल कंडीशंस हैं सिर्फ वो फुलफिल करनी है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर वो ये कर लेता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी, उसका एच जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। और अगर कर्ता ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फेल कर जाता है तो उसका एच नॉन ऑर्डिनरी हो गया। अब बोले सर ये क्या एग्जैक्टली हुआ, समझ नहीं आया, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो अभी तक हमने देखा ना उसके बेस पे, एक सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 था, वो क्या बोल रहा था कि भाई रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। एक 182 डेज वाली प्रीवियस ईयर में, एक 60 डेज वाली प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज वाली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, यही बोला था। फिर इसके बाद सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा था, 2 एडिशनल कंडीशंस। उसमें उन्होंने बोला कि 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज का स्टे एटलीस्ट आप पूरा कर लो, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कोई भी 2 साल ऐसे जिसमें आप रेसिडेंट हो। रेसिडेंट होने का अपना मतलब ही वही है कि भाई सबसेक्शन 1 वाली कंडीशन आप फुलफिल कर लो, ये बातें हुई थी। अब देखो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कर्ता का सिर्फ ये 2 कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी है, अगर ये वाली फुलफिल नहीं भी कर रहा है तो चलेगा। कहने का मतलब ये, कितनी बार स्टूडेंट्स ना इसका इंटरप्रिटेशन ये कर लेते हैं कि भाई कर्ता का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना ज़रूरी है, ऐसा सेक्शन नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कर्ता को बोलो 2 कंडीशन फुलफिल कर ले, ये वाली फेल भी हो जाएगी तो चलेगा। अब इसका दूसरा मीनिंग है, जब अभी अपने इंडिविजुअल में बात कर रहे थे तो यही तो था ना, फ्लो चार्ट तो सेम ही था, एच में बोलूँ या इंडिविजुअल में बोलूँ। तो हमने पहले क्या डिफाइन किया कि जो भी इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, यही चेक किया हमने। अगर वो रेसिडेंट प्रूव हो रहा है तो ही हम आगे बढ़े ना, नॉन रेसिडेंट वाले में आगे बढ़े क्या, नहीं। तो अगर वो सबसेक्शन 1 को फेल कर गया तो हम सबसेक्शन 6 पे गए नहीं। बट क्या ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल है कि जो सबसेक्शन 1 फेल कर रहा हो वो सबसेक्शन 6 को फुलफिल करे? आपके सामने है कंडीशन, सोच के बता दो, हो सकता है ऐसा? सबसेक्शन 1 फेल कर रहा है वो, मतलब 1 और 2 में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, बट फिर भी सबसेक्शन 6 की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस और नो, है पॉसिबल? हाँ है पॉसिबल, तो कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है? ये दोनों तो नहीं हो रही ना, ये हो रही है ना ये हो रही है, फिर भी ये दोनों हो रही है, ऐसा हो सकता है? बोलो, है नंबर्स के बेसिस पे पॉसिबल है?
डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता इसको, एग्जाम्पल एकदम सिंपल दे देता हूँ आपको। जैसे कोई पर्टिकुलर असेसी है, या जैसे अपना एक करता है, प्रीवियस ईयर में इसने इंडिया में स्टे किया 59 डेज प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसके पहले के जितने भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स थे, ये पूरा साल इंडिया में ही होता था, कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं। अब बोलो, ये कंडीशन तो दोनों फेल हो गई। प्रीवियस ईयर में 182 डेज वाली कंडीशन फेल, 60 डेज वाली भी फेल। तो 60 डेज वाली फेल तो दोनों ही गई ना, तो सबसेक्शन 1 तो फेल कर गया वो, मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो गया। लेकिन नॉन रेसिडेंट होने के बाद तो अपन आगे जाके चेक ही नहीं करते ना ये वाला। बट आप देखो आगे जाके इसके केस में चेक करो, ये प्रीवियस ईयर के पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, तो इसका पिछले 7 साल का टोटल 730 डेज तो होना ही है। 365 डेज अ ईयर वो इंडिया में ही था, और पिछले 10 साल में से आप कोई भी 2 साल उठा लो, वो रेसिडेंट तो पूरे 10 साल था, कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉन रेसिडेंट है, वो सबसेक्शन 1 की जो कंडीशंस है उसको तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आप आगे जाके चेक करो तो सबसेक्शन 6 वाली दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है, नंबर से यहाँ से ये पता चल रहा है, प्रूव हो रहा है। तो कर्ता के लिए उसके एचयूएफ को अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाना है तो सबसेक्शन 1 फुलफिल करना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ सबसेक्शन 6 की 2 कंडीशन फुलफिल कर ले तो भी मोर देन इनफ। इतना ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला मिस इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कर्ता का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्ता का सिर्फ ये 2 एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करना नेसेसरी है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि कर्ता इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया है इट मीन्स कि वो सबसेक्शन 1 भी फुलफिल कर रहा है और 6 भी फुलफिल कर रहा है। हमें तो सिर्फ 6 से मतलब है ना, 1 कर रहा है तो भले एडिशनली करे, क्या फर्क पड़ता है वैसा। तो ये वाले पॉइंट को अच्छे से रिलेट करना जरूरी है, अदरवाइज कैलकुलेशन में आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ये सबसेक्शन 6 में जो सेकंड कंडीशन या जो बी पॉइंट है उसमें ये बात बोली है। और अगर सिंपल लैंग्वेज आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज 27 पे। पेज 27 पे मैंने बोला है एच यू एफ कैन बी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो वाला जो टॉपिक है ना, उसमें आपको इन अदर वर्ड्स करके एक सेंटेंस मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, वो एक लाइन में ये पूरा कंसेप्ट आ गया, उसको आप हाईलाइट कर लो। लास्ट डे पे आपको वही पॉइंट पढ़ना है, पेज 27 पे उसको हाईलाइट कर लेना, इन अदर वर्ड्स। वो अपनी लैंग्वेज में लिखा है जो अपने को समझ आती है, बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड है। देख लो, इन अदर वर्ड्स करके लिखा है ना। इफ कर्ता और रेसिडेंट एचयूएफ satisfies both the conditions following the additional conditions, then resident HUF will be ordinary, otherwise non ordinary। ये पूरा इसका कंक्लूजन है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आराम से इसको समझ लो, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो बोल दो।